हेलो गाइस, भागरत ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, सी टेट, यू टेट और यूपी टेट, एम पी टेट और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, हम प्रारंभ कर दें क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आय संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? जो बुद्धि को मापने के लिए जो मानसिक आय को जो संप्रत्यय दिया था, ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था 1905 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, मानसिक आय क्या है? मानसिक आय क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कार्य कम करना ही मानसिक आय कहलाता है। इसे ही मानसिक आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? जो अल्फ्रेड बेने हैं, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, मंद बुद्धि और औसत बुद्धि, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि या उच्च बुद्धि। अल्फ्रेड ने 3 भागों में बुद्धि को बांटा था। प्रश्न नंबर 4 है, स्टर्न ने बुद्धि उपलब्धि आईक्यू को मापा और कौन सा सूत्र दिया? जो स्टर्न थे, उन्होंने बुद्धि को आईक्यू को मापा था और उन्होंने सूत्र दिया था। स्टर्न ने जो 1912 में इसका बुद्धि का उपलब्धि को मापा था और उसने एक नया सूत्र खोजा था, बुद्धि उपलब्धि ऑब्लिक आईक्यू ऑब्लिक, इसमें बराबर इसमें इन्होंने स्टर्न ने 1912 बुद्धि उपलब्धि का मापन का एक सूत्र खोजा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि उपलब्धि के सूत्र को नया रूप दिया था? ये स्टरमन थे ने, जिन्होंने बुद्धि सूत्र का जो 1916 में एक नया रूप दिया था। इन्होंने बुद्धि का जो सूत्र दिया था, बुद्धि उपलब्धि आईक्यू दिया था, बराबर इन्होंने। प्रश्न नंबर 6 है, भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? जो भाटिया परीक्षा का जो संबंध है, ये बुद्धि को मापने से है। इनका जो भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से। प्रश्न नंबर 7 है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? जो वेसलर है, इनका परीक्षण किससे संबंधित है? ये बुद्धि मापने से इनका संबंधित। जो वेसलर थे, प्रश्न आता है वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? जो वेसलर का संबंध है बुद्धि मापने से। प्रश्न नंबर 8 है, बुद्धि उपलब्धि को नापने को पहला सूत्र किसने दिया था? जो बुद्धि उपलब्धि को नापने का पहला सूत्र दिया था, ये स्टर्न के द्वारा दिया गया था। प्रश्न है, बुद्धि उपलब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न के द्वारा दिया गया था, बुद्धि उपलब्धि नापने का सूत्र। प्रश्न नंबर 9 है, स्टर्न के सूत्र से संबंधित स्टर्न ने जो सूत्रों के संशोधन किसने किया था? जो स्टर्न है, इनका सूत्र का जो संशोधन किया था, ये टर्मन के द्वारा किया गया था। स्टर्न ने सूत्रों का संशोधन किसने किया था? ये टर्मन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, बुद्धि को मापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई? तो जो क्वेश्चन थोड़ा इसे कटा हुआ, इसे रिपीट दोबारा किया जाएगा कट कर। जो बुद्धि को मापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जो बुद्धि को मापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी, ये जर्मनी में बनाई गई थी, 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि को मापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई थी? जर्मनी बनाई गई थी 1879 में। प्रश्न नंबर 11 है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का विचलन का सिद्धांत दिया था वेसलर महोदय के द्वारा दिया गया, 1960 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, बुद्धि के परमाणु के आधार पर सामान्यतः संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया थे? टर्मन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षक क्या होता है? जो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है? ये बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसे शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। बालक को, जो बालक होते हैं, उनको बालक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा का संबंध होता है इससे। प्रश्न नंबर 14 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जो प्रगतिशील शिक्षक है, जनक कौन है? जो प्रगतिशील शिक्षक के जो जनक है, ये जॉन डेवी हैं। जो प्रगतिशील शिक्षक के जनक है, जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 15 है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जो प्रोजेक्ट विधि के जनक है,
ये किलपैट्रिक और जैन डेवी हैं जो दोनों कहे जाते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन कहते हैं, कौन है? ये किलपैट्रिक एंड जॉन डेवी है जो प्रोजेक्ट विधि के जनक है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रगतिशील शिक्षा का किस किस पर अधिक बल देते हैं? जो प्रगतिशील शिक्षा पर जो अधिक बल देते हैं, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने वाला अधिक बल देता है। जो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने वाले बालक होते हैं उन्हें सबसे अधिक बल देते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? जो बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? कोलबर्ग है। जो बालकों के नैतिक शिक्षा के जनक कौन है? कोलबर्ग। प्रश्न नंबर 18 है, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? जो नैतिकता का जो अर्थ होता है, ये बालक में नैतिक गुण का विकास करना ही नैतिकता है। क्या नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का जो अर्थ होता है, ये बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ ना बोलो, बड़ों का आदर करो, ये बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, यही है। प्रश्न नंबर 19 है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी चरणों में बांटा? जो कोलबर्ग है, महान वैज्ञानिक थे, जो कोलबर्ग हैं, जिन्होंने नैतिक विकास को कितनी चरणों में बांटा? इन्होंने 3 चरणों में बांटा। जो कोलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा था। फर्स्ट है पूर्ण पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों का पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर का 4 से 10। सेकंड पॉइंट है रूढ़िगत नैतिक स्तर का 10 से 13 के बीच वर्ष के बच्चे। थर्ड पॉइंट था उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर 13 से अधिक वर्ष के बच्चे। प्रश्न नंबर 20 है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया? जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया तो ZPD का सिद्धांत दिया था, ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी? जो वाइगोत्स्की थे, ये कहाँ के निवासी थे? ये वाइगोत्स्की थे रूस के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 22 है, वाइगोत्स्की जी ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? जो वाइगोत्स्की ने बालकों को सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के निवासी थे? ये इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का किस नाम से जाना जाता है? जो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये जो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये 3 विद्वानों ने दिया था। फर्स्ट है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का 3 विद्वानों ने इन्होंने दिया था। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन तीनों के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इनके तीनों के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? जो वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? ये अधिगम के द्वारा संभव है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा संभव है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के का विकास करना। जो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के का जो होता है व्यक्तित्व का विकास करना, सबसे पहला कार्य होता है। प्रश्न नंबर 27 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। इसके बाद प्रश्न नंबर
28 है, शिक्षा को किस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बनाने का सक्षम बनाने का होने वाली चाहिए। जो शिक्षा को किस व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो शिक्षा है उसको किसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी डॉट बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, सभी संबंधित के महत्वपूर्ण होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 29 है, वर्णमाला की पहचान वर्ष आगे प्रारंभ। जो वर्णमाला होती है, कितने वर्ष के बच्चे जो वर्णमाला पहचान कर सकते हैं। जो वर्णमाला की पहचान कर सकते हैं, 3 वर्ष से शुरुआत होती है बच्चों की जो वर्णमाला पहचानना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, बच्चे की बुद्धि 90 से 110 मध्य हो वह कौन से बुद्धि के माध्यम आ जाते हैं। सामान्य बुद्धि है, कितने स्तर के बच्चे आते हैं इसके। जो बच्चे की जो बुद्धि का जो 90 से 110 के मध्य आते हैं वह कौन से बच्चे कहलाते हैं। सामान्य बुद्धि बच्चे कहलाते हैं। 110 और 90 के बीच सामान्य बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष बच्चे के लिए लागू किया गया था। जो बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 32 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को किस किस का ज्ञान होना चाहिए। जो शिक्षक होता है उसको अध्यापन का विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 33 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। जो एक बच्चा होता है उसका विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकास या विधि। प्रश्न नंबर 34 है, सहयोगात्मक राजनीतिक विकास श्रेणी में सहयोगात्मक राजनीतिक विकास की श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है। प्रतिरोधक। जो सहयोगात्मक जो राजनीतिक की श्रेणी में जो महिलाएं संबंधित नहीं होती है, ये प्रतिरोधक महिलाएं होती है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष तथा वास्तविक आय 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। जो बच्चे हैं यदि एक बच्चे की मानसिक आय कितनी है 5 वर्ष तथा वास्तविक आय कितनी 4 वर्ष, तो बच्चे की उपलब्धि कितनी होगी 125। आप इसको डिवाइड करके देख लेना। प्रश्न नंबर 36 है, विद्यालय क्षेत्र रचनात्मक निर्धारणों को जानने के कौन सा उपागम होना ही है। जो विद्यालय क्षेत्र के जो रचनात्मक निर्धारकों को जो जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है, ये बहुविकल्प प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका। ये कथन है स्किनर का। थैंक यू गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। गाइस अगर आप पहली बार चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए।